चारुलता एक मूर्ख की लिखी समालोचना को पढ़कर अपने को गुरु की अपेक्षा बड़ी समझने लगी है। ये निसंदिग्ध रूप से समझकर वह चारुलता पर बहुत ही रंज हुआ। चारू के लिए यही उचित होता कि वह पत्रिका की टुकड़े टुकड़े फाड़कर आग में जलाकर राख बना देती। चारुलता पर रंज होकर अमल ने मंदा के कमरे के दरवाजे पर पहुंच चिल्लाकर पुकारा, मंदा भाभी, मंदा आओ भाई आओ। भला बगैर कोशिश ही दर्शन तो मिला, आज मेरा कितना अहोभाग्य है। अमल, मैंने जो नए लेख लिखे हैं क्या उसमें से दो एक सुन सकोगी? मंदा, कितने दिनों से सुनाऊंगा कहकर आशा देते आए हो, किंतु कभी सुनाया तो नहीं। कोई जरूरत नहीं है भाई, फिर न मालूम किधर से कौन तुमसे रंज हो जाए तो भारी विपद में पड़ जाओगे, मेरा क्या बिगड़ेगा? अमल ने कुछ तीखी आवाज में कहा, रंज होगा कौन, किस कारण से? अच्छा वह तो पीछे देखा जाएगा, इस समय तो तुम इन्हें सुन लो। मंदा मानो बड़े ही आग्रह के साथ शीघ्रता से संयमित होकर बैठ गई। अमल स्वर ठीक कर समारोह पूर्वक पढ़ने लगा। अमल के लेख मंदा के लिए एकदम विदेशी हैं, उसमें कहीं पर वह कोई किनारा नहीं देखती, इसलिए पूरे चेहरे पर आनंद की हंसी लाकर अत्यंत व्यग्रता के भाव से वह सुनने लगी। उत्साह से अमल की आवाज और भी तेज हो उठी। वह पढ़ रहा था, अभिमन्यु ने जिस तरह गर्भावास के समय केवल व्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, व्यूह से निकलना नहीं सीखा था, नदी के स्रोत ने इसी तरह पर्वत के चट्टानों के उदर के बीच रहकर केवल सामने आगे की तरफ चलना ही सीखा था, पीछे लौटना नहीं सीखा। हाय नदी के स्रोत, हाय यौवन, हाय काल, हाय संसार, तुम लोग केवल सामने की ओर ही चल सकते हो। जिस पथ में संस्मरण के उपल खंडों को पार करके चले आते हो, उस पथ में फिर किसी दिन घूमकर नहीं देखते हो। मनुष्य का मर्म ही केवल पीछे की ओर जाता है, अनंत जगत की तरफ घूमकर भी नहीं देखती। ऐसे ही समय में मंदा के दरवाजे के पास एक परछाई पड़ी। उस परछाई को मंदा ने देख लिया, किंतु मानो देखा ही नहीं। ऐसा रुक करके अनिमेष दृष्टि से अमल के मुंह की तरफ देखती हुई अत्यंत ध्यानपूर्वक पढ़ना सुनने लगी। परछाई तुरंत लौटकर चली गई। चारुलता इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि अमल के आने पर उसके सामने विश्वबंधु पत्र को विशेष रूप से लांछित करेगी और वचन भंग करके अपने लेखों को मासिक पत्रों में भेजने के कारण अमल की भर्त्सना भी करेगी। अमल के आने का समय बीत गया, पर उसका दर्शन नहीं हुआ। चारुलता ने एक लेख ठीक करके रख दिया है, अमल को सुनाने की इच्छा उसकी है। ये लेख भी ज्यों का त्यों पड़ा है। ऐसे ही समय में कहीं से अमल का करक स्वर सुनाई पड़ा। ये तो मानो मंदा के कमरे से आ रहा है। शर्विद्ध की भांति वह उठ पड़ी। कदम की आहट किए बिना ही वह दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। अमल जिस लेख को मंदा को सुना रहा है, अब भी चारुलता ने उसे नहीं सुना है। अमल पढ़ रहा था, मनुष्य का मन ही केवल पीछे की तरफ चलता है, अनंतम जगत की तरफ घूमकर भी नहीं देखता। चारुलता जिस तरह निःशब्द आई थी, उसी तरह निःशब्द फिर लौटकर न जा सकी। आज एक के बाद दूसरी तीसरी चोटों ने उसे एकदम धैर्यच्युत कर दिया था। मंदा तो एक अक्षर भी नहीं समझ रही है और अमल एकदम बेवकूफ की तरह उसे सुनाकर तृप्ति प्राप्त कर रहा है। ये बात चिल्लाकर कह देने की उसकी इच्छा हुई, किंतु कुछ भी न कहकर सशब्द पैरों की आवाज से वह उसका प्रचार कराई। शयन कक्ष में प्रवेश करके चारुलता ने धड़ाधड़ किवाड़ बंद कर दिया। अमल ने क्षण भर के लिए पढ़ना स्थगित कर दिया। मंदा ने मुस्कुराकर चारुलता की तरफ इशारा किया। अमल ने मन ही मन कहा, भाभी की ये कैसी उदंता, क्या उन्होंने यही पक्का समझ लिया है कि मैं उनका खरीदा हुआ गुलाम हूँ? उनके सिवाय और किसी को लेख पढ़कर न सुना सकूंगा। ये तो भयानक जुल्म है। ये सोचकर वह और भी ऊंची आवाज में पढ़कर सुनाने लगा। पढ़ना खत्म हो चुकने पर चारुलता के कमरे के सामने से होकर वह बाहर चला गया। एक बार उधर देखा तो दरवाजा बंद था। चारुलता ने पैर की आहट पहचान ही अमल उसके कमरे के पास चला गया। एक बार जरा भी नहीं रुका। क्रोध और क्षोभ से उसे रुलाई नहीं आई। अपने नए लेखों का खाता निकालकर उसके प्रत्येक पन्ने को एक कर टुकड़े टुकड़े फाड़कर उसने स्तूपाकार में परिणत कर दिया। हाय, किस अशुभ घड़ी में ये सब लिखने पढ़ने का काम शुरू किया गया था। संध्या के समय बरामदे के गमलों से फूलों की सुगंध आ रही थी। छिन्न भिन्न और इधर उधर बिखरे हुए बादलों के भीतर से स्निग्ध आकाश में तारे दिखाई पड़ रहे थे। आज चारुलता ने जूड़ा नहीं बांधा है, कपड़े भी नहीं बदले हैं। खिड़की के पास अंधकार में बैठी हुई है। वायु के मृदु झकोरे से उसके बिखरे हुए बाल उड़ रहे हैं और उसकी आंखों से इस तरह अश्रु क्यों प्रवाहित हो रहे हैं, ये वह स्वयं ही नहीं समझ रही है।
ऐसे ही समय में भूपति ने कमरे में प्रवेश किया। उसका मुंह बहुत मलिन है और हृदय भारी हो रहा है। ये समय भूपति के आने का नहीं है। पत्र के लिए प्रूफ देखकर अंतःपुर आने में उसे प्रायः ही देर होती है। आज संध्या के बाद ही मानो किसी तरह की सांत्वना की प्रत्याशा में चारुलता के पास आकर हाजिर हो गया। कमरे में बत्ती नहीं जल रही थी। खुली खिड़की के क्षीण प्रकाश में भूपति ने चारुलता को खिड़की के पास स्पष्ट देख लिया। धीरे धीरे पीछे आकर खड़ा हो गया। पैरों की आहट पाकर भी चारुलता ने मुंह घुमाकर पीछे नहीं देखा, प्रस्तर मूर्ति की भांति स्थिर होकर बैठी रह गई। भूपति ने कुछ आश्चर्य में पड़कर पुकारा, चारुलता। भूपति का कड़क आवाज सुनकर चकित होकर चारुलता बहुत तेजी से उठ खड़ी हुई। भूपति आया है, इसका ख्याल उसे नहीं था। भूपति ने चारुलता के सिर के बालों को सहलाते हुए स्नेहपूर्ण स्वर में पूछा, अंधेरे में तुम बिल्कुल ही अकेली बैठी हो चारुलता? मंदा कहाँ गई है? चारुलता को जिस तरह की आशा लगी हुई थी आज एक भी नहीं सिद्ध हुई। उसने अवश्य ही समझ लिया था कि अमल आकर क्षमा प्रार्थना करेगा, इसलिए तैयार होकर वह प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु आशा विपरीत होते देख वह अपने को रोक न सकी, एकदम रो उठी। भूपति ने घबराकर व्यथित होकर पूछा, चारुलता क्या हो गया है तुम्हें? चारुलता को क्या हुआ है ये बतलाना कठिन है, ऐसे ही कुछ हो गया है, विशेष कोई बात नहीं है। अमल ने अपने नए लेख उसको न सुनाकर मंदा को सुनाया है। इस बात को लेकर भूपति के पास वह क्या नालिश करे, सुनकर क्या भूपति न हंसेगा? इस तुच्छ बात में भारी नालिश का विषय किस स्थान पर छिपा हुआ है, उसे ढूंढकर निकालना चारुलता के लिए असाध्य है। अकारण ही वह क्यों इतना अधिक कष्ट पा रही है, इसे ही पूरे तौर से न समझ सकने से उसके कष्ट की मात्रा और भी बढ़ गई है। भूपति बोलो न चारुलता, तुम्हें क्या हो गया है? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ अन्याय किया है? तुम तो जानती ही हो कि काम के झमेले में मैं किस तरह पड़ा रहता हूँ। यदि तुम्हारे मन में मैंने कोई चोट पहुँचाई हो तो मैंने अपनी इच्छा से नहीं, ये तुम विश्वास रखो। भूपति ऐसे विषय में प्रश्न कर रहा है जिसका एक भी जवाब नहीं दिया जा सकता। इस कारण चारुलता मन ही मन अधीर हो उठी। सोचने लगी, यदि भूपति इस समय छोड़ दे तो जान बच जाए। दूसरी बार भी कोई उत्तर न पाकर भूपति ने स्नेह भरे स्वर में कहा, मैं बराबर तुम्हारे पास नहीं आ सका चारुलता, इसके लिए मैं अपराधी हूँ, किंतु अब फिर ऐसा न होगा। अब से दिन रात अखबार लेकर ही न पड़ा रहूंगा। मुझे तुम जितना चाहोगी उतना ही पाओगी। चारुलता ने अधीर होकर कहा, इसलिए नहीं। भूपति ने कहा, तब किस लिए? कहकर पलंग पर बैठ गया। चारुलता हृदय में सुलगते हुए क्रोध को संवरण न कर सकी। वह अनमने स्वर में बोली, इस बात को अभी रहने दो, रात को बताऊंगी। भूपति ने क्षण भर स्तब्ध रहकर कहा, अच्छा अभी रहने दो, कहता हुआ उठकर चला गया। वह अपनी कोई बात कहना चाहता था परंतु न कह सका। भूपति के मन में एक तरह का क्षोभ पैदा हो गया है। ये बात चारुलता से छिपी न रही। मन में सोचा, फिर पुकारूं, परंतु बुलाकर कौन सी बात करेगी। अनुताप ने उसे विद्ध कर दिया, किंतु खोजने पर उसे उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ा। रात हुई। चारुलता ने आज बड़े ही यत्न के साथ भूपति के लिए रात्रि का भोजन परोसा और हाथ में पंखा लेकर बैठ गई। ऐसे ही समय उसने सुना कि मंदा ऊंची आवाज में पुकार रही है, ब्रज ब्रज। और ब्रज के हाजिर होने पर उसने पूछा, अमल बाबू ने क्या भोजन कर लिया है? ब्रज ने उत्तर दिया, हाँ कर लिया है। मंदा ने कहा, भोजन कर चुके पर अब तक पान लेकर नहीं गए। मंदा ब्रज को फटकारने लगी। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।